ओके यार, सो हम लोगों ने यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एपीआईज बनाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और जिसमें क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, लिस्ट यूज़र। बट अब हमें क्या करना है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन एपीआईज। हमने एपीआईज बनाई, बट अब मेन बात आती है कि इन एपीआईज को सिक्योर कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे यूज़र लॉगिन वगैरह मैनेज करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि हम चाहते हैं कि जो एपीआईज हमने बनाई है, फिर वो चाहे यूज़र को क्रिएट करने की एपीआईज हो, या फिर रजिस्टर करने की एपीआई हो, या कोई डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोई एपीआईज होंगी। लेकिन ये जितनी भी एपीआईज हैं उनको सिक्योर हम कैसे बना सकते हैं। एंड जब हम सिक्योर बनाएंगे तभी हम लॉगिन सिस्टम बना पाएंगे, अपना लॉगिन सिस्टम तभी बना पाएंगे अगर हम सिक्योर बनाएंगे तभी। अगर हम सिक्योर नहीं बना पाएंगे तो लॉगिन सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं। सिक्योर होने का मतलब ही लॉगिन है एक्चुअली। जैसे आपने यहाँ पे ये बना दिया, अब नॉर्मल यूजर्स को क्रिएट करना अगर पब्लिक है, इसका मतलब है कि वो सिक्योर नहीं है एपीआईज, और इसका मतलब बंदे को लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं यूज़र को। बट अगर जो यूज़र है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करना है, यूज़र को डिलीट करना है, अगर हम ये एपीआई सिक्योर हो जाएंगे, दैट मीन्स जब बंदा लॉगिन होगा तब उसे एक्सेस कर पाएगा। तो आप ये समझो कि एपीआईज को सिक्योर करना ही बैकग्राउंड में लॉगिन सिस्टम कहलाता है। फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन मिलकर लॉगिन सिस्टम बनता है। सो अब ये लॉगिन सिस्टम हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर गाइस इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल एपीआईज लिखना बहुत ईजी है, लेकिन एपीआईज के अंदर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना बहुत, कह सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे लॉगिन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क है स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको देता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई सिक्योर करना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है, कोर्स कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, वो सारा काम ये फ्रेमवर्क हमें दे देगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। स्प्रिंग के टर्म में बोलें तो एक मॉड्यूल है जो ऑलमोस्ट सारा काम कर देगा हमारा। लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्योंकि स्प्रिंग का मॉड्यूल है, तो अगर आप गूगल पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी लेटेस्ट वर्जन, आई थिंक स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन 7 आ चुका है। तो ये रहा स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज इन पावरफुल, हाईली कस्टमाइजेबल ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क। It is the de facto standard for securing Spring-based applications. Spring Security is a framework that focuses on providing both authentication and authorization. मतलब इसकी हेल्प से हम लोग authentication and authorization दोनों कर सकते हैं। मैं आपको authorization भी बाद में बताऊंगा, जब एक बार authentication complete होगा फिर आप लोग कहोगे तो authentication पे भी जाएंगे। Like all Spring projects, real power of the Spring Security is found in how easily it can be extended to meet the custom requirements. मतलब ये Spring Security जो framework है, ये framework हमें कुछ चीज़ें दे देगा फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट, कह सकते हो, देन वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू अस कि हमें क्या क्या चाहिए। सो यही वाला हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। रिसोर्स ये लोग सारा रिसोर्सेज यहाँ पे देंगे कि आपको सर्वलेट में यूज़ करना है कि वेब फ्लक्स में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यू विल फाइंड हियर ऑल द थिंग्स। बट इसको यूज़ कर सकते हो आप कैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग, ट्रेडिशनल स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ट्रेडिशनल स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे स्प्रिंग बूट नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करना होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशंस, चाहे आप XML यूज़ करो, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको देना होगा। अगर आपके पास स्प्रिंग बूट है, जो कि हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी स्प्रिंग बूट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। बस हमें क्या करना है, हमें बस इसके आगे चलना है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द फ्रेमवर्क, वर्क डिपेंडेंसी हमें फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी ऐड करोगे गाइस, सेम आपको क्या मिल जाएगा, लेट मी शो यू। आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर सारी चीज़ें, मतलब पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी मिल जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम ऐप के अंदर की गई होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम मिल जाएंगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको सारी ये डिफ़ॉल्ट मिल गई, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यू हैव टू कस्टमाइज। बस आपको कस्टमाइज़ करना होगा एंड टू मीट आवर रिक्वायरमेंट। तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के लिए बस इसको कस्टमाइज़ करना होगा, एंड फिर हमारा फाइनल गोल मिल जाएगा। दैट इज़ नाउ आवर ऐप इज़ वर्किंग एज वी वॉन्ट। दैट मीन्स गोल हमारा रीच कर जाएगा। तो ये स्टेप्स हमें फॉलोअप करने की स्प्रिंग सिक्योरिटी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। आफ्टर दैट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा, देन हमें कस्टमाइज़ करना है। आफ्टर द कस्टमाइजेशन हमारा एप्लीकेशन काम हो जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
गोल हमारा है टू सिक्योर द एपीआईज टू मेक अ लॉगिन सिस्टम, बट हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पढ़ना सीखना होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रैश कोर्स कराता हूँ, सारी स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका पर्पस क्या है, एग्जैक्टली कैसे इंटरनली काम करता है, ठीक है, की क्लासेस कौन से हैं, कौन सी बीन इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, कैसे आप कॉपी पेस्ट या कैसे आप कोड को लिख सकते हो, कैसे कोड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस कैसे कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस होंगे वो सब चीज़ कैसे करना, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लग्स इनटू एप्स। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और स्प्रिंग सिक्योरिटी को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। सो आपने क्या किया था, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर या सेकेंड वीडियो के अंदर, आई थिंक, जिसमें भी हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया था बैकएंड, वहाँ पे मैंने आपको एक डिपेंडेंसी ऐड कराई थी, ठीक है। pom.xml को अगर आप ओपन करोगे या फिर ग्रेडल है तो आपके पास, तो ग्रेडल अगर आप ओपन करोगे, सो यू विल फाइंड वन डिपेंडेंसी दैट इज अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। ये डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ये आपके सिस्टम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर एडेड है, ठीक है। अगर है तो आप अनकमेंट कर दीजिए अगर कमेंटेड है, अदरवाइज अगर ये सिस्टम के अंदर एडेड है तो आपका एप्लीकेशन सिक्योर है। दैट मीन्स जैसे आपने इसको ऐड किया और अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड किया तो आपको वो मेवर ने किया गया, जो जार फाइल्स थी उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिया। अब स्प्रिंग बूट का फीचर है कि ऑटोमेटिकली जितनी भी डिपेंडेंसीज क्लास पाथ के अंदर होती हैं वो उनको स्कैन करता है, एंड स्प्रिंग बूट उनके अंदर जो क्लासेस है उनको चेक करता है, और आफ्टर चेकिंग जो उनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। ये चीज़ स्प्रिंग बूट का फीचर है, इट्स द फीचर ऑफ द स्प्रिंग बूट। क्या समझिएगा बात को, स्प्रिंग बूट क्या करता है, स्प्रिंग बूट इज़ लाइक आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर ऐड कर रखी है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर आपने ऐड कर रखी है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्कैन्स क्लास पाथ, एंड अगर उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन या उसकी सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मिली क्लास पाथ के अंदर, सो स्प्रिंग बूट विल ऑटो कॉन्फ़िगर द स्प्रिंग सिक्योरिटी। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ भी सेम यही चीज़ होगा, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दी डिपेंडेंसी, और अगर हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, जिसका मतलब है कि हमारा जो भी ये प्रोजेक्ट है या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, यही नहीं कोई ज़रूरी ऑथेंटिकेशन ऐप ही हो, हमारे पास अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर दी है, ऐड कर दी है डिपेंडेंसी के अंदर, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग बूट। याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग बूट। तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होंगी, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएंगी। सो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को भी मिलेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आफ्टर द रिफ्रेश, जब आपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लिया और अगर प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हो यहाँ पे गाइस, सो यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे देखोगे तो कंसोल पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने एक पासवर्ड जनरेट किया है। अब इस पासवर्ड का क्या मतलब है, क्यों जनरेट किया, ये सब मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी को अपने क्लास पाथ के अंदर लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी एपीआईज आपकी सिक्योर हो गई, यही डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी एपीआईज सिक्योर हो चुकी हैं। अब उनको एक्सेस करने के लिए स्प्रिंग सिक्योरिटी ने एक पासवर्ड दे दिया है, ये कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड है, बाद में आप उसको कस्टमाइज़ कर लेना। तो मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आओ एंड यहाँ पे आप लिस्ट यूजर्स को एक्सेस करने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो अनऑथराइज आ रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। इवन गेट यूज़र बाय ईमेल भी आप नहीं कर सकते, अनऑथराइज। मतलब यहाँ पे सारी एपीआईज जो थी वो सब सिक्योर हो चुकी है, आप रजिस्टर भी इवन नहीं कर सकते हो, यस, आप इवन यूज़र को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। तो ये है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्प्रिंग सिक्योरिटी का, और ये सबसे पावरफुल चीज़ है कि आपने एक लाइन भी कोड का नहीं लिखा और आपका एप्लीकेशन पूरा सिक्योर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको एक्सेस करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिस्ट यूज़र्स को एक्सेस करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पासवर्ड मिला है, लेकिन उसको पासवर्ड को यूज़ कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप स्प्रिंग सिक्योरिटी गाइस ऐड करते हो, जब भी आपने प्रोजेक्ट में जब भी आपने सपोज यहाँ स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड किया है, तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हो और बेसिक ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड होती है, ये दोनों ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग नॉन ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन क्लाइंट तो आपको यूज़ करना है बेसिक ऑथेंटिकेशन, और अगर आपको ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट यूज़ करना है तो आप फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दीज आर द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। और बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सिस्टम यूज़र नेम होता है, पासवर्ड जो हमें मिला है ये पासवर्ड, जब भी आप रीसेट करोगे तो आपको पासवर्ड ये चेंज हो जाएगा। सो एक बार ट्राई करते हैं, आई थिंक सिस्टम ही है या फिर यूज़र होगा, मुझे याद नहीं है। सो यहाँ पे आते हैं
और अपने पहले हम नॉन ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं अपना पोस्टमैन। तो यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा, अनऑथराइज जा रहा है बट वी वांट टू एक्सेस, तो हम जाएंगे ऑथराइजेशन में, और ऑथराइजेशन में यहाँ पे हम इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है बेसिक ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन मिलता है। सो ये जो यूज़र नेम है दैट इज़ अ यूज़र, नीचे याद रखिएगा, इट्स नॉट अ सिस्टम। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमें जो देता है दैट इज़ यूज़र। तो यूज़र हमें यूज़र मिल गया, यूज़र नेम, तो हम दे देंगे यूज़र, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और पासवर्ड जो जनरेट हुआ है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड जो जनरेटेड पासवर्ड है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा एंड सेंड कर दूंगा, एंड यस विल सी कि हमें एक्सेस मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह आपको कोई भी, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ सेंड करना है तो आपको फिर से ऑथराइजेशन में जाना होगा, और अगेन आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन में जाना होगा, और अगेन आपको पासवर्ड डालना होगा, देन आपको सेंड करना पड़ेगा। तो इस वाली ईमेल आईडी का यूज़र नहीं है, बट अगर कॉम के बाद वाली चीज़ में हटा दूँ तो यू विल फाइंड कि हमारे पास यहाँ पे मिल गया यूज़र। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने को सोच रहा हूँ। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ये हमको मिल चुका है, फ्री में मिला है, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्राउज़र पे एक्सेस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन कर गया कि हम क्या करते हैं सर, हम ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं इसी एपीआई को, तो हम इसको कॉपी करते हैं और लेट्स गो टू द ब्राउज़र, हम ब्राउज़र पे चलते हैं यहाँ पे, एंड हम अपनी एपीआईज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यस ब्राउज़र बेस्ड। तो जैसे आपने एपीआईज़ को एक्सेस किया, लॉगिन करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट मिल गई कि भैया आप लॉगिन करो तब आप आगे जा सकते हो। ये सारा काम हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का है, विदाउट कोड, आपने कोड भी नहीं किया है। अब आपको यहाँ पे अगेन यूज़र पास करना है, आफ्टर दैट यूज़र के बाद आपको पासवर्ड पास करना है। तो जो पासवर्ड आपको मिला था वही पासवर्ड आपको देना है, कुछ और दे दोगे तो एरर आ जाएगी। मैं आपको कुछ और दे के भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया और एंटर कर दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। बट अगर मैं सही यूज़र डालता हूँ और पासवर्ड पेस्ट करता हूँ, साइन इन करता हूँ, विल सी हमारे पास ये एक्सेसिबिलिटी है। तो इसने क्या किया, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने क्या किया, आप बात को समझिएगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी ने हमें दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया कि अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ करो तो वहाँ पे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन चलेगा, तब फॉर्म्स वगैरह दिखेंगे जहाँ पे आप साइन अप कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप नॉन ब्राउज़र बेस्ड जैसा रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर क्लाइंट में लाइक एंगुलर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप पोस्टमैन यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। इन दिस बेसिक ऑथेंटिकेशन आपको क्या करना होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड एज अ हेडर भेजना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आपने ये ऑथराइजेशन यूज़ किया था, ये ऑथराइजेशन यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड डाला था वो यूज़र नेम पासवर्ड हेडर के फॉर्मेट में गया था। यहाँ पे आप देखो, और मैं आपको दिखाऊँ, यस ये देखो। तो ये जो बेसिक ऑथेंटिकेशन मतलब आपने लिखा है सिर्फ यहाँ पे, बस भेजा गया है जो यूज़र नेम पासवर्ड वो इस वाले हेडर में भेजा गया। अब ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉर्म बेस्ड और बेसिक का ऑथेंटिकेशन का जो हमारा काम है, या बेसिक ऑथेंटिकेशन फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाता है। बट हमें क्या करना है गाइस, हमें ये दोनों तो यूज़ करने नहीं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कस्टमाइज़। हमें यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, ठीक है। JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, कैसे करना है मैं उसी सब दिखाऊंगा। साथ साथ में हमें यहाँ पे यूज़र को भी, जो हमारे पास यूज़र है, इस यूज़र को भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली यही नहीं यूज़ करना, हमें डेटाबेस में जो यूज़र्स जा रहे हैं, डेटाबेस से यूज़र्स को फेच करके एंड लॉगिन कराना है। दैट मीन्स ये चीज़ हमें डिफ़ॉल्ट मिली है, जो ग्रीन कलर के सामने मैंने लिखा है, और जो इधर लिखा है दैट मीन्स हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ये है कि हम JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, और हम जो यूज़र्स को स्टोर करें वो यूज़र्स कहाँ जाएँ, वो सारे यूज़र्स हमारे डेटाबेस के अंदर जाएंगे इस। तो ये हमें दो चीज़ कस्टमाइज़ करना है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनली कैसे काम करता है, तभी हम कस्टमाइज़ कर पाएंगे चीज़ें, अदरवाइज़ कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे। इंटरनली कौन कैसे काम करता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी, कौन कौन से रोल हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कस्टमाइज़ करना है, वो सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि ये सिक्योरिटी करती काम कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे भेज दिया, लेकिन लेट सपोज कि आपने पासवर्ड गलत भेज दिया, इन दैट केस ये अनऑथराइज, ये कैसे हो गया भाई। अगर आप समझोगे नहीं या डायरेक्टली यूज़ कर लोगे, समझोगे नहीं, तो फिर दिक्कत होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भैया एक हायर लेवल रिक्वेस्ट फ्लो समझ लेते हैं कि कौन चीज़ कैसे हो रही है एंड क्या काम कर रही है कैसे। चलो यार, तो हमें समझना है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्लो क्या रहता है, और ये फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा धीरे ही समझिएगा तो ज़्यादा सही है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। सो दिस क्लाइंट विल रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक रिक्वेस्ट बना दिया। अब होता क्या है कि हमारा एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होता है वो सर्वर पे होता है, तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट होती है गाइस वो जाती है हमारे सर्वलेट कंटेनर पे, मतलब सर्वर पे जाती है, जो हमारा वेब सर्वर होता है टॉमकैट वगैरह, तो उसको हम लोग सर्वर कंटेनर बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है दैट विल गो टू द सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर को रिक्वेस्ट जाएगी, एंड दिस कंटेनर विल एक्चुअली
जो करना है आगे फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट। बेसिकली सर्वलेट कंटेनर के अंदर सब चीज़ हो रहा होता है। तो पहले सर्वलेट कंटेनर के बाद रिक्वेस्ट जाएगी, ऑब्वियसली बात है वेब सर्वर है ये हमारा। तो जैसे टॉमकैट अगर आप यूज़ करो तो मैं वेब सर्वर बोल देता हूँ, हालांकि ये एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है। तो ये कंपोनेंट लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो रिक्वेस्ट है आपके क्लाइंट की, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है भाई। दैट मीन्स हमारे सर्वर पे जा रही है, और सर्वर पे हमारा सर्वलेट कंटेनर होता है। दैट इज़ एक्चुअली अ मेन, कह सकते हो कि शहंशाह जो वहाँ बैठा है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर ही सब चीज़ हो रहा होगा सर्वलेट कंटेनर के अंदर। तो सर्वलेट कंटेनर के पास सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी। नाउ सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, सर्वलेट कंटेनर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन द फिल्टर्स। तो हमारा जो मेन सर्वलेट है या मेन जो स्प्रिंग के हमारी एपीआईज़ हैं, एपीआईज़ में बोल देता हूँ, या मेन जो कंट्रोलर्स हैं हमारे यहाँ पे, वो कंट्रोलर्स को डेटा पहुँचने से पहले, कंट्रोलर्स चलते हैं, इसका मतलब सर्वलेट चलता है, और सर्वलेट चलने से पहले हमें सारे फिल्टर्स यूज़ होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो सारा काम हो रहा था वो सब फिल्टर के ही रूप में हो रहा होता है। यहाँ चीज़ आप ये चीज़ समझिएगा, जब फिल्टर से एक बार रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की जाती है तब जाके सर्वलेट तक पहुँचती है। तो सर्वलेट से पहले सारे फिल्टर चल रहे होंगे, चीज़ याद रखिएगा। और फिल्टर इज़ लाइक, फिल्टर एक ऐसी एंटिटी है जो इंटरसेप्ट करते रिक्वेस्ट को, मतलब सर्वलेट से पहले ही हमारा काम हो रही है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन के राइट साइड में मैं सर्वलेट की बात कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड में तो फिल्टर की बात कर रहा हूँ। और सर्वलेट कंटेनर इज़ लाइक होल थिंग, इसी के अंदर सब चीज़ काम हो रहा होगा। तो इसको मैंने ऐसे छोटा बना दिया है बस आपको समझने के लिए। हालांकि ये सारा काम जो हो रहा है, फिल्टर भी चल रहे हैं, सर्वलेट्स भी चल रहे हैं, वो सब सर्वलेट कंटेनर के ही अंदर हो रहा होगा। आई होप क्या मैं कह रहा हूँ चीज़ आप समझ पा रहे हो। अगर आप एक बार गूगल पे जाते हो एंड यहाँ पे एक बार सर्च करते हो व्हाट इज़ सर्वलेट कंटेनर, तो आपको समझ में आएगा कि सर्वलेट कंटेनर क्या है। आप देखो यहाँ पे, और सर्वलेट कंटेनर ऑल्सो नोन एज अ वेब कंटेनर, ठीक है, अ सर्वलेट इंजन, अ कोर कंपोनेंट ऑफ द वेब सर्वर दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा सर्वलेट एंड जावा सर्वर पेजेस। मतलब इसी के अंदर आपके सर्वलेट्स और फिल्टर्स वगैरह चल रहे होंगे। तो ये तो पूरी चीज़ हो गई भाई, ठीक है, ये तो पूरी चीज़ हो गई। लेकिन मैंने यहाँ छोटा बता दिया कि भाई सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी जाएगी कहाँ पे, सर्वर कंटेनर को, समझ गए। तो सर्वर कंटेनर आप यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैंने लिख दिया कि आपको चीज़ समझ में आए। अब जब सर्वर कंटेनर ने एक रिक्वेस्ट लिया तो सर्वर कंटेनर पहले कॉल करेगा सबसे पहले एक कंपोनेंट दैट इज अ फिल्टर चेन प्रॉक्सी। क्या, फिल्टर चेन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी। अब आप लोग कहोगे सर ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी क्या है। फिल्टर चेन प्रॉक्सी एक ऐसा कंपोनेंट है जो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द फिल्टर्स। तो सबसे पहले इसी के पास जाएगी, और ये हमारा एक फ़िल्टर ही है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप क्या करो, 2 बार शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे सर्च करो फिल्टर चेन प्रॉक्सी, एंड यू फाइंड दिस क्लास फिल्टर चेन प्रॉक्सी। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यस, फिल्टर चेन प्रॉक्सी एक्सटेंड जेनरिक फिल्टर बीन, और जेनरिक फिल्टर बीन एक्चुअली इंप्लीमेंट्स फिल्टर। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा जो क्लास था फिल्टर चेन प्रॉक्सी, दिस इज एक्चुअली टाइप ऑफ फिल्टर। तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड यस, सबसे पहले फिल्टर ही चलेगा, एंड फिल्टर के बाद हमारे सेट ऑफ फिल्टर्स चलेंगे एक्चुअली, फिल्टर चेन प्रॉक्सी, ठीक है। हाँ, फिल्टर चेन प्रॉक्सी के बाद सेट ऑफ फिल्टर्स एग्जीक्यूट होंगे, अलग अलग काम होगा उन फिल्टर्स का। क्योंकि देखो सिक्योरिंग एप्लीकेशन इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ एक काम हो जाए, एक चीज़ से हो जाए। तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे। इट्स लाइक फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। तो ये सारे फिल्टर्स जो हैं यहाँ, इनको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, एंड ये सारे फिल्टर एक्चुअली फिल्टर चेन प्रॉक्सी की मदद से एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अब आप कहोगे कि सर फिल्टर चेन प्रॉक्सी ने डेलीगेट किया इन रिक्वेस्ट, इन फिल्टर्स को। बिल्कुल, इन फिल्टर्स को फिल्टर चेन प्रॉक्सी ने क्या किया है, आगे कह सकते हो रिक्वेस्ट को इनके पास भेजा है, जिससे कि अपना काम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इसका काम है यूज़र ने पासवर्ड को फेच करके रिक्वेस्ट को आगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भेजना। तो ये काम करेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये बेसिक ऑथेंटिकेशन में काम कर रहा हो और ये फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में काम कर रहा हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने फ़िल्टर चलेंगे या कौन कौन से फ़िल्टर चलेंगे, बस आपको ये समझना है कि हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर 1, 2 करके ऐसे डॉट डॉट लगा दो। सो देयर आर n नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हमारे एग्जीक्यूट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर चेन प्रॉक्सी। यस, उसके बाद देखो ये जो फिल्टर्स होते हैं, उसके बाद हमारा जो रिक्वेस्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली फॉरवर्डेड टू द कंपोनेंट कॉल्ड ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। ये फिल्टर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर को
ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हमारे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर की एक्चुअली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को ऑथेंटिकेट करना। तो हाँ, ऑथेंटिकेट करना, बट ये खुद से ऑथेंटिकेट नहीं करता। ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, इट विल एक्चुअली फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट, ठीक है, विद द डिटेल टू द प्रोवाइडर मैनेजर, ठीक है, प्रोवाइडर और मैनेजर्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये प्रोवाइडर मैनेजर के पास रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट वर्क फॉर द ऑथेंटिकेशन मैनेजर टू प्रोवाइडर मैनेजर नहीं, इसका नाम होता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर प्रोवाइडर एग्जीक्यूट हो रहा होता है और ये एक्चुअली यूज़ कर रहा होता है हमारे यूज़र डिटेल सर्विस को। यूज़र डिटेल सर्विस भी एक कंपोनेंट है। इस यूज़र डिटेल सर्विस को यूज़ कर रहा होगा इन ऑर्डर टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो यूज़र को हमें यूज़र्स का डेटा हमें डेटाबेस से निकालना है, ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है ये क्या कर रही होगी, ये डेटा को यूज़र बेसिकली यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड या यूज़र की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस से यूज़र डिटेल सर्विस फेच कर रही होगी। ये यूज़र डिटेल सर्विस फेच करके ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़र की इन्फॉर्मेशन भेज देती है। फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करता है, डेटा को मैच वगैरह करता है, पासवर्ड को मैच करता है, ठीक है। यस, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मैच करता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैच करके हमारा सारा काम कर देता है एंड देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर को बता देता है कि भैया ऑथेंटिकेशन डन हो चुका है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस है। ऑथेंटिकेशन सक्सेस के बाद हमारे पास और फिल्टर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स जो जाता है वो लौट के जाता है, पता है किसको, यहाँ से लाइक रिस्पॉन्स लौट के गया एंड यहाँ पे एक फ़िल्टर चलता है, दैट फिल्टर इज़ एक्चुअली सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर, ठीक है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर, क्योंकि देखो फिल्टर इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट आएगा तभी चलेगा, फिल्टर रिस्पॉन्स के बाद भी चलता है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट करता है। तो यहाँ पे चले रहा होगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर, ये सेशंस वगैरह को स्टोर कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, सेशंस वगैरह स्टोर कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इससे पहले भी क्या होगा कि अगर सक्सेस है, ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेस हो गया तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट सेट ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर एक ऐसी चीज़ है जो अपने पास ऑथेंटिकेशन है या कौन सा ऑथेंटिकेशन है वो स्टोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। देन ये यहाँ से जब ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी देन हमारे पास फिल्टर कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर चलेगा, जो एक्चुअली डेटा को कह सकते हो कि इट विल एक्चुअली स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेशन की इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर देगा एंड देन फाइनली क्लाइंट को रिस्पॉन्स आपको भेज दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा पूरा फ्लो, क्या कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा होगा। और ये जितने भी कंपोनेंट बताए मैंने, इसमें से मोस्टली ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यूज़र डिटेल सर्विस, दीज आर एक्चुअली द इंटरफेसेस। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन जो चल रहा होगा उसका इंप्लीमेंटेशन क्लास चल रही होगी, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की भी कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास चल रही होगी, जैसे डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो गया, ठीक है, एंड यूज़र डिटेल की भी कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास चल रही होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। सो दैट, क्योंकि देखो यूज़र डिटेल सर्विस है जो यूज़र को फेच कर रही है डेटाबेस से, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा परमानेंट डेटा से ही डेटा फेच हो। ये भी ऐसा भी तो हो सकता है कि इन मेमोरी कोई यूज़र है, उसका डेटाबेस, उसको हम डेटाबेस के अंदर से मतलब बेसिकली या उस इन मेमोरी से ही, या मान लो इन मेमोरी ही डेटाबेस है जहाँ से यूज़र फेच हो रहा है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन बदलती रहेगी एज़ पर रिक्वायरमेंट कि भैया क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है, क्या है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ्लो फिर से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज। तो अब क्या होगा, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या है, मान लो किसी ने यूज़र नेम पासवर्ड, क्लाइंट ने यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना भेजा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात ये यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास सर्वर कंटेनर के पास आएगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा फिल्टर चेन प्रॉक्सी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। फिल्टर चेन प्रॉक्सी विल फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू द फिल्टर, एक फिल्टर के पास भेज देगा और उस फिल्टर का नाम है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है ये चला जाएगा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इस फिल्टर के पास ये यूज़र नेम पासवर्ड हमारा चला जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, अलग अलग बहुत सारे फिल्टर्स है मैंने बताया। तो यहाँ पे जो ट्रिगर होगा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ट्रिगर होगा। दिस यूज़र नेम पासवर्ड इंटरसेप्टर फिल्टर इंटरसेप्ट द पोस्ट एंड एक्सट्रैक्ट द क्रेडेंशियल। ये क्या करेगा, ये यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया और
इट विल क्रिएट अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बना देगा. सो लेट मी डू लाइक दिस. ये एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट होगा. अब ऑथेंटिकेशन जो इंटरफेस है ये भी ऑथेंटिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि बंदा ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, और ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ होता है. तो लेट सपोज ऑथेंटिकेशन, अच्छा ये इंटरफेस है तो इसकी कोई ना कोई क्लास यूज़ हो रही होगी, और यहाँ पे जैसे फॉर्म बेस्ड लॉगिन है तो यहाँ पे यूज़ होगी यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन. और अभी जो ऑथेंटिकेशन होगा वो अनऑथेंटिकेटेड होगा, क्योंकि अभी नया ऑथेंटिकेशन चेक नहीं हुआ, तो ये अनऑथेंटिकेटेड होगा. तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी यूज़र की वो इसके अंदर डाल दी जाएंगी. मतलब ऑथेंटिकेशन के पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है. ठीक है. अभी क्या करेगा, ये फिल्टर हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो क्रिएट हुआ, नाउ दिस ऑथेंटिकेशन विल पास टू द, ये जो ऑथेंटिकेशन है ये पास कर दिया जाएगा किसको, समझते जाओ. ये जो ऑथेंटिकेशन है ये पास कर दिया जाएगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को. यहाँ से ऑथेंटिकेशन मैनेजर को पास कर दिया जाएगा. नाउ इसने क्या किया, ऑथेंटिकेशन जो क्रिएट हुआ किसके द्वारा क्रिएट हुआ, यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के द्वारा. नाउ इट विल डेलीगेटेड टू द, या इट विल एक्चुअली पास टू द ऑथेंटिकेशन मैनेजर. अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेट तो करेगा बट खुद से नहीं करता ऑथेंटिकेशन में. ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल एक्चुअली डेलीगेट दिस टू प्रोवाइडर. ये इसी ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइडर को पास कर देगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को. और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है ये स्पेसिफिक कई सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस यूज़ करो तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन लाइक डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर. तो अभी के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एग्जीक्यूट हो रहा है. तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर विल एक्चुअली कॉल यूज़र डिटेल सर्विस. वो इस यूज़र डिटेल सर्विस को कॉल करेगा. यस, नाउ दिस यूज़र डिटेल सर्विस विल एग्जीक्यूट वन मैथड. इसके पास एक मैथड होता है जिसका नाम होता है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम. लोड यूज़र बाय यूज़र नेम. ये मेथड क्या करता है, दिस मेथड एक्चुअली फेच द यूज़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, कि यूज़र डेटाबेस में है भी कि नहीं है. अगर नहीं होगा तो यहीं से एक्सेप्शन आ जाएगी, वैट क्रेडेंशियल या यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस वाला यूज़र फेच करके लाएगा. डेटाबेस वाला फीचर इसे याद रखिए, डेटाबेस वाला ऑब्जेक्ट यूज़र फेच करके लाएगा यहाँ पे. आई होप आपको समझ में आएगा. नाउ अब क्या होगा, जब यूज़र डिटेल सर्विस यूज़र को डेटाबेस वाला यूज़र यहाँ पे ले आया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर, ये यूज़र है डेटाबेस के अंदर, यूज़र डिटेल सर्विस ने लोड यूज़र बाय यूज़र नेम वाला मैथड कॉल किया और यहाँ से यूज़र को फेच किया और यहाँ पे इसको मिल गया डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर, या बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर. नाउ अब यहाँ पे मैचिंग होगी पासवर्ड की, और पासवर्ड को मैच करने के लिए एक कॉम्पोनेंट और यूज होगा जिसका नाम होगा पासवर्ड इनकोडर. ठीक है, पासवर्ड इनकोडर का इस्तेमाल होगा. दिस विल हेल्प यू टू मैच द पासवर्ड जो डेटाबेस से आपने फेच किया यूज़र का पासवर्ड, और जो ऑथेंटिकेशन के अंदर क्रेडेंशियल्स आ रहे थे वो मैच होगा. आफ्टर, जैसे मान लो यूज़र भी है और पासवर्ड भी अगर मैच कर रहा है मैचिंग में, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया. और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन, यहाँ पे जो फ्लैग होगा भैया ऑथेंटिकेशन नहीं था, अनऑथेंटिकेटेड था, अब ये ग्रीन हो जाएगा. तो ऑन सक्सेस डाउ ऑथेंटिकेशन रिटर्न है ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट. ऑथेंटिकेटेड मीन्स कि अब इसने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया वो ऑथेंटिकेट ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न किया. ठीक है, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न किया यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का, कंटेनिंग अथॉरिटीज़, मतलब इसके पास अथॉरिटीज़ भी होंगी. नाउ अब क्या होगा, ये जो रिटर्न होगा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसने इसको कॉल किया होगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर रिसीव ऑथेंटिकेशन सेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक यह सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर ये ऑथेंटिकेशन सेट की जाएगी. किसके द्वारा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर के द्वारा. ठीक है, सेशन क्रिएट किया जाएगा. आई थिंक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन सेशन क्रिएट कर देता है इन द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. सो आई थिंक ये जो ऑब्जेक्ट है दिस कंटेन्स द ऑथेंटिकेशन. ठीक है, ये ग्रीन वाला इसके पास होता है, बट सेट कौन करता है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंट फिल्टर. परसिस्टेंट इसका नाम ही है. एंड देन यूज़र रिडायरेक्टेड टू द, जो भी सक्सेस पेज पे जाना है तो सक्सेस पेज रिडायरेक्ट. अब इसमें जब कस्टमाइजेशन की बात करूँगा तो कस्टमाइजेशन इसमें 2-3 करने होंगे बस. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू चेंज द सोर्स ऑफ द यूज़र की, यूज़र लोड कहाँ से हो, तो आपको क्या करना होगा, इस यूज़र डिटेल सर्विस की इंप्लीमेंटेशन बस चेंज करनी होगी, और जो कोड आपने लिखा है वो चेंज कर देना. यूज़र लोड यूज़र बाय यूज़र नेम की इन्फॉर्मेशन कोड है उसको चेंज कर देना. बट इफ़ यू वांट टू चेंज कि हाउ यूज़र मैचेस द, आप इसकी इंप्लीमेंटेशन भी बदल सकते हो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की भी इंप्लीमेंटेशन बदल सकते हो. बट हमें इंप्लीमेंटेशन मिल गई, हमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इवन ऑथेंटिकेशन मैनेजर की भी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो, बट यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन वगैरह मिल जाती तो हमें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं.
इसमें जितने भी फ्लो हैं उसको कस्टमाइज़ करने का हमें तरीका मिल गया है। तो हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन एक बीन होती है, बस उसी बीन को हमें प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। बेसिकली हम सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, ये जो बीन है इसी बीन को हमें क्रिएट करना होगा अपने कॉन्फ़िगरेशन से। बस इस बीन के अंदर हम सारी अपनी कस्टमाइजेशन वाली सारी इन्फॉर्मेशन हम पास कर देंगे। नाउ दिस जो भी बीन होगी उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली यूज़ कर देगा एंड इंजेक्ट कर देगा यहाँ जहाँ भी इसको ज़रूरत होगी, ठीक है। सो हमें कस्टमाइजेशन के लिए अलग कोई भी जाम नहीं करना है। ये फ्लो मैंने समझा दिया है। अब हमें कस्टमाइज करना है तो हम एक बीन बना लेंगे स्प्रिंग फिल्टर चेन की और उसके अंदर सारा कस्टमाइजेशन करेंगे। दैट्स इट, आपका सारा काम हो जाएगा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। सो आई थिंक आपको फ्लो समझ में आया होगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके देखते हैं अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कुछ इसमें से जितने भी APIs हमने बनाई है गाइस, उसमें से मान लो कुछ APIs हमें पब्लिक रखनी है, जैसे यूज़र या रजिस्टर वाली API हमें पब्लिक रखनी है, बाकी इसके अलावा सब चीज़ हमें प्राइवेट रखनी है। तो कस्टमाइजेशन चाहिए कि नहीं हम चाहते हैं कि जो गाइस यूज़र हो, ठीक है, वो जो यूज़र हमने लिया है अभी अगर आप देखो, दिस यूज़र इज़ अ डिफ़ॉल्ट यूज़र। तो हम चाहते हैं यूज़र हमारा खुद का यूज़र हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात कर, मतलब हम यूज़र डेटाबेस से लोड करें, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र ना हो। तो उसके लिए भी हमें कस्टमाइजेशन करना होगा और उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस को ओवरराइड कर देंगे एंड हमारा डेटाबेस से यूज़र आने लेगा एंड हमें यूज़र इन्फॉर्मेशन क्योंकि यूज़र एंटिटी बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा होगा, उसे भी हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे पूरा स्प्रिंग का फ्लो समझ में आएगा। नाउ लेट्स कस्टमाइज थिंग। हम ये वाली बीन बनाते हैं और इसको कस्टमाइज़ करते हैं और JWT ऑथेंटिकेशन को मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जो सिक्योरिटी है वो लेस सिक्योर है, ठीक है। पब्लिक यूसेज के लिए ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है। सो बेसिक ऑथेंटिकेशन जो हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो बेसिक इज़ नॉट गुड, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है अगर आपका जो बैकएंड है वो डायरेक्टली फेस कर रहा है पब्लिक क्लाइंट को, ठीक है। तो इसे हमें बेसिक को JWT ऑथेंटिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम नहीं करेंगे, ये तब यूज़ होता है जब हमारा बैकएंड ही HTML को जनरेट कर रहा होता है। दैट मीन्स फॉर्म डायरेक्टली हमारे बैकएंड से जनरेट हो रहा होता है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली हम बैकएंड से फॉर्म नहीं जनरेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्ट क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लॉग इन, मतलब एक क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं अलग से, बैकएंड सिर्फ APIs डेटा देगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन को समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि हाँ आगे कैसे कैसे चीज़ें होंगी। मैंने आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में बताया, अब बात करते हैं JWT ऑथेंटिकेशन। अब देखो बेसिक ऑथेंटिकेशन और JWT ऑथेंटिकेशन जो हमारे नॉन ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट होते हैं उनके लिए होता है। जैसे नॉन ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट का मतलब क्या पहले समझो, फिर आप JWT ऑथेंटिकेशन समझोगे। ये हमारा बैकएंड, दैट मीन्स स्प्रिंग बूट, बैकएंड एप्लीकेशन बोल सकते हो या बैकएंड बोल सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं स्प्रिंग बूट ही हो, ये रिएक्ट का एप्लीकेशन हो सकता है या ये जेंगो का एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये हमारा बैकएंड है और क्लाइंट जो है वो, मतलब ये एप्लीकेशन ब्राउज़र भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब ब्राउज़र से डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है, ब्राउज़र से। तो हम यहाँ पे क्योंकि ब्राउज़र्स डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज़ डेडिकेटेड फ्रंट एंड। दैट मीन्स वॉट कि हम ब्राउज़र से डायरेक्टली हम अपने बैकएंड को नहीं यूज़ कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे, ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा क्लाइंट। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे यूज़र है, सो दिस इज़ अ यूज़र एंड दिस इज़ अ यूज़र, तो ये ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा। ब्राउज़र के अंदर हमारी एक और एप्लीकेशन चल रही होगी, दैट इज़ अ रिएक्ट। तो अगर देखा जाए तो हम क्लाइंट मतलब रिएक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिएक्ट इस हमारे कह सकते हो कि बैकएंड का यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा जो क्लाइंट होने वाला है इस एप्लीकेशन के लिए, हालांकि ब्राउज़र से APIs आप एक्सेस कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट होने वाला है दैट इज़ अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट एप्लीकेशन जो हमारा होगा यहाँ पे, वो यूज़ कर रहा होगा हमारे बैकएंड सर्वर को, और ये रिएक्ट एक्चुअली खुद चल रहा होगा ब्राउज़र पे। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप ये देखो। और जो हमारा यूज़र होगा या क्लाइंट होगा, एक्चुअल क्लाइंट जो होगा, वो यूज़ कर रहा होगा हमारे इस वाले एप्लीकेशन को, दैट इज़ अ रिएक्ट एप्लीकेशन। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है रिएक्ट है वो, या जो पोस्टमैन होगा, जो हमने यहाँ पे पोस्टमैन आपको दिखाया था, दीज आर द नॉन ब्राउज़र क्लाइंट्स। नॉन ब्राउज़र क्लाइंट्स मतलब खुद ये ब्राउज़र नहीं है, हालांकि ये जो रिएक्ट है वो ब्राउज़र के अंदर चलेगा, बट खुद ये ब्राउज़र नहीं है। तो इसीलिए अब जो नॉन ब्राउज़र क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारे पास बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है। बेसिक ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए
जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूज़र नेम पासवर्ड हर एक रिक्वेस्ट में भेज देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करके देखा जाता है कि भाई सही है कि नहीं, और सही है तो एक्सेसिबिलिटी दे दी जाती है, ये होता है। बट ये जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर द पब्लिक फेसिंग क्लाइंट्स, या मतलब ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेस सिक्योर है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन। अब JWT ऑथेंटिकेशन का खेल समझते हैं हम लोग कि कैसे भाई इसका काम होता है, ठीक है। तो अब देखो JWT ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ JWT। JWT भैया है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ JWT, क्या है ये JWT का मतलब होता है जेसन, और W मतलब वेब, एंड T फॉर टोकन। ये एक टोकन होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को रख करके इनकोड कर देते हैं, और वही टोकन हम क्लाइंट को दे देते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे JWT, सो यू विल लैंड टू द वेबसाइट कॉल्ड jwt.io। ओपन दिस वेबसाइट, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द JWT। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि ये रहा हमारा JWT। ये एक टोकन है। अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड अपने डैशबोर्ड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यू विल फाइंड कि हमारे पास ये रहा टोकन। थोड़ा सा ये बड़ा टोकन है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये एक टोकन है। अब ये जो टोकन है गाइज, इसके अंदर आपको बहुत सारा कैरेक्टर और बहुत सारे लेटर्स वगैरह दिख रहे होंगे, बट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखी गई है। यही एक टोकन, इसी को हम JWT टोकन बोलते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके 3 हिस्से होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ढंग से दिखे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर चलूँ, यहाँ से ये देखो, यहाँ तक का एक पार्ट है। और अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और अगर आप देखो तो यहाँ से डॉट के बाद जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंट पार्ट। ये हमारा डिफरेंट पार्ट है, जो हमारा डॉट दिखेगा यहाँ तक। एंड अगर मैं फिर से चेंज करूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिफरेंट पार्ट है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला पार्ट किसी दूसरे टाइप के डेटा को हमें बताता है कि ये इसकी मीनिंग कुछ और है, और जो दूसरा पार्ट है इसकी मीनिंग कुछ और है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग हमारा यहाँ से स्टार्टेड है और यहाँ पे ख़त्म है, तो इसकी मीनिंग एक्चुअली कुछ और है। और जो थर्ड पार्ट है उसकी मीनिंग कुछ और है। इसकी मीनिंग क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दिखाता हूँ। तीनों पार्ट्स का मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाएगा, देखो, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ हेडर। ये होता है हेडर, जिसके अंदर 2-3 चीज़ इन्फॉर्मेशन रखी होती है। सबसे पहला एल्गोरिदम, की कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया गया है, या देखो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। टाइप ऑफ द टोकन कौन सा है, तो जो पहला ग्रीन वाला जो कोड है, ये वाला, ये हमें बताता है एल्गोरिदम कौन सी यूज़ हुई है, एंड इनक्रिप्शन एल्गोरिदम बेसिकली, एंड टाइप, ये टोकन किस टाइप का है। जो दूसरा पार्ट है, ये वाला वाइट वाला पार्ट पॉइंट के बाद, वो होता है बेसिकली पेलोड हमारा, डिकोडेड पेलोड या पेलोड बोलते हैं। पेलोड इज़ लाइक डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल SUB मतलब सब्जेक्ट रखा गया, इट्स टाइप ऑफ ID, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कौन सा, यूज़र की ID या बोल सकते हो, या सब्जेक्ट नेम, देन एडमिन है कि नहीं है, IAT कब बना है, ये देखो, इशूड एट, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हो। इफ़ यू वांट कोई और डेटा भी रखना है तो रख सकते हो, पर हालांकि यूज़र को कुछ दिखेगा नहीं, यूज़र को कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। सो आई होप इसको टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हो, यहाँ भी टेबल फॉर्मेट देख सकते हो। मैं कहूँगा JSON फॉर्मेट इज़ ओके फॉर मी। एंड जो थर्ड पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको क्या किया, ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली JWT सिग्नेचर वेरिफिकेशन। दिस इज ऑप्शनल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी हेल्प से हमारा जो JWT टोकन है वो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन डालोगे तभी हमारा टोकन वेरीफाई होगा। सो यहाँ पे एंटर द सीक्रेट यूज टू साइन विद द टोकन बिलो। तो यहाँ पे आई थिंक सीक्रेट है ये, और इसको बनाने के लिए भी हम एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यू विल फाइंड समथिंग लाइक, अगर हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। व्हाट इज़ वेब JSON वेब टोकन। तो ये टोकन यूज़ होता है बेसिकली ऑथराइजेशन के लिए। ये देखो, वेब टोकन इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस अ कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेंट वे ऑफ सिक्योरिंग ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 parties एज अ JSON टोकन। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड बिकॉज इट इज डिजिटली शाइंड। JWT कैन बी साइंड यूजिंग सीक्रेट, ठीक है। तो इस बाकी देखो, मैं बताता हूँ, ये ऑथराइजेशन के लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज़फुल है। और यहाँ पे देखो 3 इन्फॉर्मेशन इसके पास, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। हेडर मैंने आपको समझा दिया, पेलोड भी समझा दिया था, सिग्नेचर आप देखो क्या होता है। सो ये देखो, इस फॉर्मेट में ही बनता है XXX, मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो ये रहा हेडर, ठीक है। और फिर पेलोड है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द टोकन इज अ पेलोड विच कंटेन्स द क्लेम्स, ठीक है। क्लेम्स आर द स्टेटमेंट अबाउट एन एंटिटी, मतलब
बेसिकली किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप रख रहे हो, उस एंटिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लेम, 3 तरह के क्लेम्स होते हैं, एक रजिस्टर्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लेम्स। बाकी आप देख सकते हो ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर। टू क्रिएट अ सिग्नेचर पार्ट यू हैव टू टेक अ इनकोडेड हेडर। हमें इनकोडेड हेडर लेना है, हेडर का इनकोडेड पार्ट लेना है। ये देखो हेडर को इनकोड करना है, ठीक है, प्लस डॉट लगाना है द इनकोडेड पेलोड, फिर हमें पेलोड को भी इनकोड करना है, एंड फाइनली द एल्गोरिथम स्पेसिफाइड इन द हेडर एंड साइन दैट, ठीक है। फिर हमें सीक्रेट लेना है और फिर हमें जो एल्गोरिथम हेडर में बताया गया उसकी हेल्प से साइन कर देना है, बेसिकली इंक्रिप्ट या कैसे को साइन कर देना है। दैट्स इट, हमारा सिग्नेचर बन जाएगा। ये किस लिए यूज़ होगा इसको भी आप समझो। दिस सिग्नेचर यूज टू वेरीफाई द मैसेज वॉज नॉट चेंज अलॉन्ग द वे, मतलब मैसेज चेंज हुआ कि नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारा ये सिग्नेचर यूज़ होता है। एंड इन केस ऑफ टोकन साइंड विद द प्राइवेट की, इट कैन ऑल्सो वेरीफाई द सेंडर ऑफ द JWT इज़ हु इट सेज इट। तो बेसिकली कह सकते हो टोटली ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि हमारा टोकन वेरीफाइड है कि नहीं, और सेंडर वही है जिसने साइन किया है कि नहीं किया है, कि आपने प्राइवेट अगर सिग्नेचर्स इसको इनक्रिप्ट किया है की से, सीक्रेट से, ठीक है। बाकी सारा एक साथ रख के उन्होंने सबसे समझा रखा है। तो हम यही टोकन बनाएंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस टोकन, और यही टोकन हम शेयर कर देंगे क्लाइंट को। अब टोकन के अंदर रखा क्या होगा, कैसे रखा होगा, वो सब चीज़ हम लोग समझते हैं। और JWT जो ऑथेंटिकेशन है, JWT ऑथेंटिकेशन का वर्क फ्लो कैसा है उसको समझते हैं। तो समझना, मैं क्या करता हूँ, अपने इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। यस, 2 हिस्सों में मैंने स्क्रीन को डिवाइड कर दिया। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है इसको समझिए, ठीक है। ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकूँ जिससे आप अच्छे से समझो। तो इधर जो होगा दैट इज़ आवर बैकएंड, इधर जो मैं लिखूँगा बैकएंड होगा, एंड इधर जो लिखूँगा दैट इज़ अ क्लाइंट। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, क्लाइंट रिएक्ट हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी सिक्योर्ड APIs होंगी, ये जो होंगी, जैसे मैंने ये बना दिया, दिस इज़ आवर सिक्योर API। लेट सपोज जो हमारा यूज़र डिलीट है, यूज़र को डिलीट करने की APIs है जिसको हमें सिक्योर करना है, ठीक है। अब इसका वर्कफ्लो कैसा है समझिएगा। केसेस समझो। सबसे पहला केस, लेट सपोज यूज़र wants to access the resource, access the protected APIs. That means user is, या जो क्लाइंट है, क्लाइंट wants to access this protected API। अब इसमें 1 2 4 5 6 7 जितने मर्जी उतनी APIs हो सकती है। तो यूज़र ने क्या किया या क्लाइंट ने क्या किया, लेट सपोज हमारा पोस्टमैन ही क्लाइंट है, या मान लो, ठीक है, ये क्लाइंट है, और इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट हिट की यहाँ पे, ठीक है। अब पहले केस में क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा था हमारे प्रोटेक्टेड रिसोर्स को, बट इसके पास कोई ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड विल डिक्लाइन दिस रिक्वेस्ट कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन कैसे होगी भी मैं बताऊँगा। एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे फिल्टर, वो फिल्टर इस कंपोनेंट को क्या कर रहा होगा, डिक्लाइन कर रहा होगा, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। सो ये वाला पहला केस है, अभी फिल्टर में बताऊँगा जो डिक्लाइन कर रहा हूँ। अब भाई क्लाइंट को डिक्लाइन कर दिया गया, भाई आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले टोकन जनरेट करेगा। टोकन मीन्स टोकन। तो इट नाउ क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल सेंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। क्लाइंट यूज़र नेम पासवर्ड सेंड करेगा सो दैट उसको एक टोकन मिल जाए, ये JWT टोकन मिल जाए। तो क्लाइंट यहाँ पे एक यूज़र नेम पासवर्ड भेजेगा रिक्वेस्ट में। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये यूज़र नेम ईमेल ID भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये अपना खुद का यूज़र नेम पासवर्ड भेजेगा जो कि सही वाला यूज़र नेम पासवर्ड है भाई, ऐसा नहीं गलत भेज देगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ भेजेगा। अब यहाँ पे हम बना लेंगे एक API विल वैलिडेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये एक API होगी, दैट मीन्स ये कंट्रोलर होगा। अगर मैं बैकएंड की बात कर रहा हूँ तो ये कंट्रोलर में API चलेगी और API वैलिडेट करेगा। वैलिडेट मीन्स व्हाट, कि ये डेटाबेस से अगर हमें वही सारा प्रोसेस होगा कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हम कॉल करेंगे। ऑथेंटिकेशन मैनेजर अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली कॉल टू द प्रोवाइडर। तो ये प्रोवाइडर को कॉल करेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पूरा लिख देता हूँ, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये सब कोड नहीं करना पड़ेगा, कोड सिर्फ हमें यहाँ ये करना पड़ेगा, बस कंट्रोलर की कोडिंग करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल यूज़र डिटेल सर्विस। अब अगर आपने यूज़र डिटेल सर्विस की इंप्लीमेंटेशन लिख रखी है तो वाली इंप्लीमेंटेशन चलेगी, नहीं लिख रखी है तो डिफ़ॉल्ट चलेगी। नाउ अब यहाँ से क्या होगा, हमारे डेटाबेस एक्सेस होगा। सो हमारा डेटाबेस एक्सेस होगा एंड डेटाबेस से हमारा एक्चुअली यूज़र जाएगा। यूज़र
यूज़र डिटेल सर्विस के थ्रू यहाँ पे जाएगा, ये मैच करेगा पासवर्ड। अगर सब कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, वी विल जनरेट JWT टोकन फॉर द यूज़र। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल जनरेट JWT टोकन फॉर यूज़र, फॉर क्लाइंट बोलो, सही है। और इसके अंदर हम यूज़र और क्लाइंट की बेसिकली क्लाइंट इन्फॉर्मेशन को पुट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन को भी पुट कर देंगे किसके अंदर, JWT टोकन। सो लेट सपोज कि ये रहा हमारा JWT टोकन, जो कि मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, कुछ इस कलर से बना रहा हूँ। तो ये हमारा टोकन है, ये जनरेट हुआ है और ये टोकन को रिस्पॉन्स के अंदर भेज दिया जाएगा। सो ये टोकन आपके क्लाइंट को रिस्पॉन्स के तौर पे भेज दिया जाएगा। दैट मीन्स ये टोकन अब पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस टोकन को क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल स्टोर दिस टोकन, क्लाइंट इस टोकन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। क्लाइंट स्टोर कर लेगा इस टोकन को, बात को समझिएगा। स्टोर करके क्या करेगा वो सब चीज़ मैं भी बताता हूँ, बट ये स्टोर कर लेगा। और क्लाइंट कहाँ स्टोर करेगा ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट विल स्टोर दिस टू द, अगर ब्राउज़र के अंदर क्लाइंट चल रहा है तो लोकल स्टोरेज या अपनी खुद की मेमोरी में स्टोर कर लेगा। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट सपोज रिएक्ट क्लाइंट है, तो क्लाइंट लोकल स्टोरेज का यूज़ करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, इस टोकन को स्टोर करेगा। तो ये टोकन हमारे लोकल स्टोरेज मेमोरी के अंदर चला जाएगा। अब टोकन बन चुका है। टोकन बना कैसे, आपने यूज़र ने पासवर्ड दिया, टोकन को वैलिडेट किया गया, वैलिडेट का मैंने प्रोसेस भी लिख दिया है। टोकन को वैलिडेट कर, आपके यूज़र ने पासवर्ड को वैलिडेट करने के बाद जब ऑथेंटिकेशन डन हो गया तब टोकन को बनाया गया। एंड टोकन को बनाने के लिए भी यहाँ पे एक सर्विस यूज़ होगी, जिस सर्विस को हम लोग लिखेंगे, दैट इज़ अ JWT सर्विस। ये यूज़ होगी फॉर क्रिएटिंग टोकन, क्योंकि इसके अंदर टोकन को जनरेट करने की सारी मैथड्स वगैरह रखें। नाउ अब टोकन अगर है तो ये क्लाइंट क्या करेगा, नाउ क्लाइंट विल अगेन वांट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज, प्राइवेट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। तो क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन इस बार क्लाइंट के पास टोकन है तो टोकन को इस रिक्वेस्ट के अंदर डाल देगा। दैट मीन्स क्लाइंट टोकन को भी भेजेगा यहाँ पे। अब टोकन को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक फ़िल्टर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये होगा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, दिस इज अ ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ये ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर एग्जीक्यूट होगा, इट विल वेरीफाई JWT टोकन जो हमें रिक्वेस्ट मिल रहा होगा। वेरीफाई मीन्स कि पहले फेच कर रहा होगा टोकन है कि नहीं, ये सब चेक कर रहा होगा। और अगर है तो वेरीफाइड या वेरीफाई करने में मतलब सक्सेस हो रहा है कि नहीं। अगर सक्सेस हो रहा है तो ये क्या करेगा, मतलब अगर टोकन हमारा वेरीफाई है तो ये क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेशन को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट कर देगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मैंने भी बताया कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो अगर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन है तो बंदा ऑथेंटिकेटेड है। तो ये वही काम करेगा, ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहीं इधर है और ये ऑथेंटिकेशन को इसने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, ठीक है। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बंदा ऑथेंटिकेटेड है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का आ चुका है, ठीक है। और आफ्टर डूइंग दिस ये रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, आपकी APIs पे, जो प्रोटेक्टेड APIs हैं। अब जब रिक्वेस्ट प्रोटेक्टेड APIs तक जाएंगे तो आपका जो स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है वो ये चेक कर लेगा कि अच्छा बंदा ऑथेंटिकेटेड तो है, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन वो ग्रीन कलर का है। तो स्प्रिंग का जो फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी का, वो चेक कर लेगा कि अच्छा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बंदा ऑथेंटिकेटेड है, और अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है तो इसको एक्सेस कर लिया जाए, तो इसीलिए वो एक्सेस कर पाएगा। ये सारा काम हो रहा होगा, ठीक है। फिर से समझिए, अगर क्लाइंट को प्राइवेट या क्लाइंट को प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना है तो उसको टोकन भेजना होगा। अगर उसने टोकन भेजा तो यहाँ हम ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर लिख रहे होंगे, जो क्या कर रहा होगा, टोकन को वेरीफाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर टोकन वेरीफाइड है तो ऑथेंटिकेशन को सेट कर देगा, दैट मीन्स ये कॉल पहले होगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सेट हो जाएगा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, ठीक है। अभी ये सब प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। उसके बाद हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये फिल्टर है और फिल्टर एक्चुअली एबल टू फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, इट विल चेक कि भैया सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर ऑथेंटिकेशन ग्रीन है, इसका मतलब प्रोटेक्टेड APIs एक्सेस करने दो। अगर ये रेड होता तो ये एक्सेस नहीं करने देता, तो यहाँ से वो प्रोटेक्टेड APIs एक्सेस कर लेगा और फिर रिस्पॉन्स उसको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मान लो टोकन नहीं भेजता है, जो कि पहला केस था, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है, अगर क्लाइंट डायरेक्टली विदाउट सेंडिंग द टोकन अगर रिक्वेस्ट भेजता है विदाउट, तो यहाँ पे ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर आपके टोकन को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि टोकन भेजा ही नहीं।
और अगर आपके टोकन को वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है, बात को समझिएगा, अगर आपके टोकन को इस फिल्टर ने वेरीफाई नहीं किया, सॉरी, आपके टोकन को इस फिल्टर ने वेरीफाई नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन को सेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो रेड रहेगा, और रेड रहने पे प्रोटेक्टेड एपीआईज नहीं एक्सेस होंगी, आपका फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इसे एक्सेस करने नहीं देगा। तो ये चांस ही नहीं है कि अगर आपने टोकन भेजा है तो आपका प्रोटेक्टेड एपीआईज एक्सेस हो जाए, क्योंकि एक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन है वो रेड रहेगा। लेकिन अगर आपने टोकन भेजा और टोकन वेरीफाई हो गया, तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर आपके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने ऑथेंटिकेशन रखा है या उसे ग्रीन कर देगा, और जैसे ग्रीन करेगा जितनी भी प्रोटेक्टेड एपीआईज है, चाहे 1, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, वो सारी एक्सेस हो सकती हैं टोकन की हेल्प से। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि पूरे केसेस या JWT ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है एंड इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब हमें इतने कंपोनेंट्स अपने बैकएंड में बनाने होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लॉगिन के लिए ये वाला कंट्रोल चाहिए होगा, जहाँ पे हम यूज़र ने पासवर्ड लें, उसे वैलिडेट कर सकें, और वैलिडेटेड है तो हम क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे टोकन। तो ये वाला कोड भी हमें लिखना पड़ेगा, और टोकन को जनरेट करने के लिए हमारे पास JWT सर्विस भी होनी चाहिए। तो ये सर्विस का भी टोकन कोड हमें लिखना पड़ेगा, ये जनरेट होगा, इसको भेजेंगे। उसके बाद ऑब्वियस बात, ये चीज़ हमें नहीं करनी, ये चीज़ भी नहीं करनी, बट यूज़र डिटेल सर्विस, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए कस्टम डेटाबेस यूज़र से हमें डेटाबेस से यूज़र निकालने, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टोकन को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद ऑथेंटिकेशन सेट करना है, तो ये सब चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन फिल्टर भी हमें लिखना पड़ेगा। बाकी हम एपीआईज तो हम अपनी लिख ही रहे हैं। बाकी एरर्स अगर आती है तो उसे हैंडल कैसे करना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स हैंडल करने के लिए भी कंपोनेंट्स हैं, तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो मुझे लग रहा है ये वाली चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। एंड लेट्स इंप्लीमेंट लॉग इन विद JWT। अब हम ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग समझते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं कि करके धीरे धीरे। सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी की काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, एंड एवरीथिंग आपको फ्लो समझ में आया होगा। देन यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कैसे हम JWT काम करेगा, एवरीथिंग। एंड जो भी नहीं समझ में आए अपकमिंग वीडियोस में आपको समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे, तो मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।